गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन को बताऊंगा। यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर जाइएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न केवल आपके 11th के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो कंपटीशन पर आधारित हैं। इसमें मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो न्यूमेरिकल बेसिस हैं और प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 11th फिजिक्स के प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न है भौतिक शास्त्र है, यानी आपको बताना है कि भौतिक शास्त्र क्या है। विकल्प है भौतिक विषयों का अध्ययन, दूसरा भौतिक वस्तुओं का अध्ययन, तीसरा प्रकृति के विभिन्न घटनाओं का अध्ययन और चौथा विकल्प 2 और 3 दोनों। तो यहाँ दिया भौतिक शास्त्र क्या है, तो ध्यान देना है कि भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं का अध्ययन तो करते हैं, इसके साथ प्रकृति के विभिन्न घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं। अतः आपका विकल्प 2 और 3 दोनों सही है, अतः आंसर हो जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। आपको बताना है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे। विकल्प है जेसी बोस, दूसरा विकल्प है एच.जे. भाभा, तीसरा एम.एन. शाह, चौथा सर सी.वी. रमन। तो ये तो आपको सिंपल याद होगा कि प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे सर सी.वी. रमन। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, यानी आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया। विकल्प है हैंस बेथे ने, दूसरा आइंस्टाइन ने, तीसरा न्यूटन ने और चौथा रदरफोर्ड ने। तो गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था न्यूटन ने। इसी ने बताया था कि जब ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो सीधे नीचे की ओर आती है और यह कार्य गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही होता है। उसने सेव पर क्या प्रैक्टिकल करके बताया था। अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता का खोज किसने की, यानी रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था। विकल्प है चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बेकरल ने या रूंटगेन ने। फिर से सुनिए क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था। चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बेकरल ने या रूंटगेन ने। तो इसकी याद कर लें, जेम्स चैडविक जो थे यह न्यूट्रॉन का खोज, जैसे एक आपको ट्रिक बताते हैं द गोपचन, जिसे याद कर लेंगे। द गोपचन का मतलब द यानी इलेक्ट्रॉन का, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था, चैडविक ने न्यूट्रॉन का। गोपचन एन आता है तो चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। तो याद करें चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किया था, रदरफोर्ड तो परमाणु का खोज किया था और बेकरेल ही था जो क्या किया था, रेडियो धर्मिता का खोज किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी 3 नंबर, बेकरेल रेडियो धर्मिता का खोज किया और रंजन तो एक्स किरण का आविष्कार किया था, एक्सरे का आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। आपको बताना है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। विकल्प है 1942, 1946, 1947 या 1948। तो आपका आंसर होगा कि प्रथम कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक था इसका आविष्कार 1946 में हुआ था। विकल्प नंबर 2 सही है। अगला, अब्दुल सलाम को निम्न से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब्दुल सलाम को निम्न से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। विकल्प है अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन, दूसरा है दुर्बल तथा बेहद चुंबकीय बलों का एकीकरण, तीसरा अति चालकता, चौथा लेसर तकनीक। यानी किसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपका आंसर हो जाएगा दुर्बल तथा बेहद चुंबकीय बलों के एकीकरण के कारण, यानी विकल्प नंबर 2 सही है। अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। विकल्प है राइट ब्रदर, मुलर ने, बेयर्ड ने या गोडार्ड ने।
टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं। तो जे.एल. बेयर्ड ने क्या किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन, द ब्रांगली संबंधित है, ये काफ़ी भी क्वेश्चन है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। द ब्रांगली संबंधित है जर्मनी से, इंग्लैंड से, फ्रांस से या अमेरिका से? आंसर होगा फ्रांस से द ब्रांगली संबंधित है। वैज्ञानिक हैं जिसने द ब्रांगली का सिद्धांत दिए थे। अगला है, परमाणु के नाभिक का खोज किया था किसने? न्यूटन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने या मैक्सवेल ने? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। इसे रदरफोर्ड को परमाणुवाद का प्रणेता भी कहा जाता है। अगला है, द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? द्रव्यमान ऊर्जा की तुल्यता किस वैज्ञानिक ने स्थापित की? जूल ने, न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने या फैराडे ने? तो द्रव्यमान ऊर्जा की जो तुल्यता थी इसका स्थापना जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था। जूल द्रव्यमान ऊर्जा होगा, द्रव्यमान आइंस्टीन होगा, सॉरी आंसर होगा आपका आइंस्टीन। इसने E बराबर mc² एक दिया था सूत्र जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा के विषय में संबंध बताया था, आइंस्टीन इसका आंसर होगा। अगला, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल? तो याद कर लें कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल जो बल है वह आपका 1 नंबर गुरुत्वाकर्षण बल। अगला, प्रबल नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बल की अपेक्षा होता है 100 गुना छिन्न, 100 गुना प्रबल, 10⁻6 गुना छिन्न या 10⁻6 गुना प्रबल? तो इसको याद कर लीजिए, यह होता है 100 गुना प्रबल, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रथम चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, भौतिकी क्या है? आपको जानना है, हम लोग फिजिक्स तो पढ़ते हैं, व्हाट इज फिजिक्स, भौतिकी क्या है? तो भौतिकी का सिंपल सा परिभाषा आप याद कर लीजिए कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी फिजिक्स इज द ब्रांचेज ऑफ साइंस। इन दिस ब्रांच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड द इवेंट ऑफ नेचर। अगला है, इसको अच्छा से आप लिख लेंगे कॉपी में और याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिसने एक्स किरण का खोज किया था। वो कौन सा वैज्ञानिक है जिसने एक्सरे किरण का खोज किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा W.K. रंजन। यानी इसको याद है, कहीं रंजन लिखता है, कहीं रूंटगेन लिखता है, यानी उसी वैज्ञानिक का नाम है जिसने एक्स किरण का आविष्कार किया था। एक्स किरण आप तो समझ ही रहे हैं, एक्सरे, जिससे एक्सरे किया जाता है वही आपका एक्स किरण है। ये रूंटगेन या रंजन ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने विज्ञान की 2 पृथक शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला। यानी जिसको विज्ञान की 2 अलग अलग शाखाओं में नोबेल पुरस्कार मिला, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो देखिए सिंपल सा है, मैडम मेरी एस्केलेडोविक क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी जो है को भौतिकी में वर्ष 1903 में तथा रसायन विज्ञान में वर्ष 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी मैडम क्यूरी थी जिसको भौतिकी में रेडियो सक्रियता के क्षेत्र में 1903 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हीं को रसायन विज्ञान में 1911 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, मैडम क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, बेतार संदेश के आविष्कारक का नाम क्या है? यानी वो कौन सा साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेतार संदेश का आविष्कार किया था? बेतार संचार व्यवस्था यानी कम्युनिकेशन सिस्टम जो बिना तार का काम करता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो याद कर लें, बेतार संदेश के आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। यानी जी मार्कोनी साइंटिस्ट को याद कर लेंगे, इसी ने बेतार संचार का व्यवस्था लागू किया था। अगला है, मैक्सवेल का नाम किस वैज्ञानिक सिद्धांत से संबंधित है? यानी मैक्सवेल ने किस सिद्धांत का खोज किया था, ये बताना है। मैक्सवेल ने किस सिद्धांत का खोज किया था? तो सिंपल सा बात है, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज किया था। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में 3 संरक्षण नियमों का नाम बताइए। वे कौन कौन सा नियम है जिसमें संरक्षण शब्द लगा होता है, उन नियमों का नाम बताना है। भौतिकी में 3 संरक्षण नियमों का नाम बताइए। तो भौतिकी में सिंपल सा 3 संरक्षण नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम
और वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। इन तीनों को लिस्टेड कर लेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, या रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को लिखिए। तो आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण आप लिख करके एरो चिन्ह दे देंगे अपने नोटबुक में। यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल बाह्य बल शून्य हो, यदि कणों के किसी निकाय पर कार्य करने वाला बाह्य बल शून्य हो तो उस निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता, द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का तुल्यता का नियम बताइए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, जैसे आइंस्टीन ने क्या दिया था, E बराबर mc स्क्वायर दिया था ना, यही द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध है। लेकिन इसको डिटेल कर लीजिए। देखिए आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा पृथक पृथक अस्तित्व वाली भौतिक राशि नहीं है, बल्कि एक ही राशि के दो रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच तुल्यता संबंध E बराबर mc स्क्वायर है, जहाँ E ऊर्जा तथा m द्रव्यमान है। इसके अनुसार यदि ऊर्जा E विलुप्त हो जाए तो द्रव्यमान m बढ़ जाता है, और यदि द्रव्यमान m नष्ट हो जाए तो इसके समतुल्य ऊर्जा E उत्पन्न हो जाता है। यानी आप याद रखें E बराबर mc स्क्वायर को ही द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूर्य पर चल रही नाभिकीय संलयन की क्रियाओं में सूर्य का द्रव्यमान निरंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। यानी सूर्य से जो हम नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा ऊर्जा ले रहे हैं उसमें क्या होता है, सूर्य का द्रव्यमान लगातार ऊर्जा में बदल रहा है। यहाँ पर भी E बराबर mc स्क्वायर नियम लागू हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। यानी साइंटिफिक वे क्या होता है, वैज्ञानिक विधि क्या होता है, उनके विभिन्न चरणों का नाम आपको बताना है और उनका वर्णन भी करना है। कहता है आंसर देख लीजिए, भौतिक जगत की प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि निम्नलिखित 4 चरणों में पूर्ण की जाती है। फिर से सुन लीजिए परिभाषा, भौतिक जगत की प्राकृतिक घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि निम्नलिखित 4 चरणों में पूर्ण की जाती है। सबसे पहला चरण है क्रमबद्ध प्रेक्षण। सबसे पहला चरण हो गया क्रमबद्ध प्रेक्षण, साइंटिफिक वे। तो इसका सबसे पहला क्रमबद्ध प्रेक्षण कहता है प्राकृतिक घटना तथा अध्ययन के लिए चुनी गई समस्या से संबंधित भौतिक राशियों के पर्याप्त संख्या में प्रेक्षण के लिए जाते हैं और प्रेक्षण के लिए जाते हैं और उन्हें सुव्यवस्थित करने का विश्लेषण किया जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं, प्राकृतिक घटना अथवा अध्ययन के लिए चुनी गई समस्या से संबंधित भौतिक राशियों के पर्याप्त संख्या में प्रेक्षण के लिए प्रेक्षण किए जाते हैं, के लिए नहीं प्रेक्षण किए जाते हैं, उन्हें सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रेक्षण किया जाता है, ठीक है, यहाँ किया जाता है, ठीक है, याद कर लेंगे, प्रेक्षण किया जाता है, इसे सुव्यवस्थित विश्लेषण कहा जाता है। अगला है परिकल्पना की रचना। परिकल्पना की रचना, तो इसमें याद कर ले प्राप्त प्रेक्षणों का विश्लेषण करने के लिए एक कार्यकारी मॉडल तैयार किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, प्राप्त प्रेक्षणों का विश्लेषण करने के लिए एक कार्यकारी मॉडल तैयार किया जाता है जिसे परिकल्पना कहते हैं। इसमें समस्या को गणितीय रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। इसका कोई समीकरण इक्वेशन कोई ना कोई हम जरूर देते हैं, यानी कोई समीकरण इसका देते हैं, ठीक है। तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना का परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस। तो यहाँ याद रखें बनाई गई परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उस परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं एवं उसका सत्यापन करने के लिए नए प्रयोग भी किए जाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, बनाई गई परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए उस परिकल्पना के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं एवं उसका सत्यापन करने के लिए नए प्रयोग किए जाते हैं।
इसे कहा जाता है परिकल्पना का परीक्षण या परीक्षण। चौथा है सिद्धांत की स्थापना। सिद्धांत की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थ्योरी। यदि परिकल्पना सत्यापित हो जाती है तो उसे अंतिम सिद्धांत मान लिया जाता है। ठीक है, यदि परिकल्पना स्थापित नहीं हो पाती है तो उसे संशोधन किए जाते हैं अथवा नई परिकल्पना तैयार की जाती है और उसके परीक्षण के लिए पुनः नए प्रयोग किए जाते हैं। इसी क्रम को तब तक जारी रखते हैं जब तक प्रयोगों द्वारा पूर्णतः सत्यापित अंतिम सिद्धांत प्राप्त न हो जाए। ठीक है, इसे कहा जाता है सिद्धांत का स्थापना। जैसे आज क्या है, कोरोना के दवाई का और उसके इंजेक्शन का, वैक्सीन का खोज हमेशा तो किया जा रहा है, लेकिन परीक्षण टेस्टिंग में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, इसलिए उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को पूर्णतः स्थापित नहीं किया जा रहा है और बार बार परीक्षण चलते रहा है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का नियम लिखिए और उदाहरण दीजिए। आपको आवेश संरक्षण का नियम लिखना है और उसका एग्जाम्पल देना है। आवेश संरक्षण, तो यहाँ देखिए, जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत प्रकृति परंतु समान परिणाम के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा शून्य रहती है। इस बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही कथन आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है, एन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक घटना में जहां आवेश का आदान प्रदान होता है इस नियम को सत्य पाया जाता है। यानी यह नियम आवेश के आदान प्रदान में हमेशा सत्य पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का संयोग आवेश संरक्षण को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तथा पॉजिट्रॉन पर ठीक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर परिणाम का धन आवेश होता है, अतः दोनों के आवेश का कुल योग शून्य होता है। ये दोनों परस्पर संयोग करके दो वाई प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं जिसमें प्रत्येक पर आवेश शून्य होता है, अतः संयोग में कुल आवेश, इस संयोग से पूर्व कुल आवेश इक्वल टू संयोग के बाद कुल आवेश, यानी कहने का जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में हो जाता है। चलिए, तो यहीं पे आज का टोटल प्रश्न खत्म हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें, आपके प्रत्येक विषय की तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे, आपके प्रत्येक चैप्टर का एक एक करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लघुतरीय, ऑब्जेक्टिव और दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्न मैं करा दूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।